हेलो गाइस, यहाँ पे देखो हम बात करेंगे। एक आधे बच्चे का डाउट था कि भाई सर ये ब्लड ग्रुप वाला कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। देखो मैं सिंपली एक बात बताऊँ, ब्लड ग्रुप का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अंदर फिर क्लोटिंग की भी बात करेंगे। मैं ब्लड ग्रुप का पूरा कॉन्सेप्ट अगर लूँ क्या चीज़ है सर, ब्लड ग्रुप जो होते हैं 4 टाइप के हैं बेसिकली। किस बेस पर डिसाइड होता है 4 टाइप के? देखो किसी भी पर्सन का जो ब्लड है, किसी भी पर्सन का जो ब्लड है, वो ब्लड जो है सिंपली अगर मैं बात करूं उसके अंदर आपको पता है बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। एज यू नो सर, उसमें आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा होता है पूरा जिसमें प्रोटीन वगैरह होते हैं। 4 कंपोनेंट है टोटल। अभी भाई चारों जो कंपोनेंट हैं उनकी अगर बात की जाए, यहाँ पे सिंपली बात समझिएगा, चारों कंपोनेंट जो हैं आपके पास ब्लड ग्रुप के, उनमें आरबीसी, स्पेसिफिकली मैं कहाँ बोल रहा हूँ, जो आरबीसी का कंटेंट है, आरबीसी आई थिंक यू नो बाइकॉनकेव शेप, बाइकॉनकेव शेप का होता है। आरबीसी का कंपोनेंट होता है बाइकॉनकेव शेप का। बाइकॉनकेव शेप की जो आरबीसीज हैं उनकी सरफेस पे, मैं अगर जनरली बात करूं तो उनकी सरफेस पे, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन होते हैं। उन्हें आप प्रोटीन बोल लीजिए, वो कई बार कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल भी काउंट किए जाते हैं उनको। और वो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जो इसकी सरफेस पे हैं आपको जनरली मिलेंगे, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। तो एक को इन्होंने कह दिया कि भाई जो ये 2 टाइप के प्रोटीन मिल रहे हैं, एक को कह रहे हैं ए टाइप का प्रोटीन है, एक को कह रहे हैं बी टाइप का प्रोटीन है। शेप अलग है, बस नाम दे दिया ए बी। अब आरबीसी की सेल की सरफेस के ऊपर बात हो रही है। अब अगर जिनके ऊपर, उन्हीं को आप एंटीजन बोल रहे हैं। अब एंटीजन हो गया सर, जिसके ऊपर आरबीसी पर जिस टाइप का एंटीजन होगा उसी टाइप का ब्लड ग्रुप होगा। लाइक ए ब्लड ग्रुप है तो उसकी आरबीसी पर ए टाइप का एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप है तो उसकी आरबीसी पर बी टाइप का एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों तरह के एंटीजन है, ओ ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन है ही नहीं आरबीसी। अब आप एक बात आप समझें कि जो ये ब्लड ग्रुप हैं एंटीजन के बेस पर इनके नाम है। पहली बात, ए है तो ए, बी है तो बी, दोनों हैं तो ए बी, नहीं है तो जीरो या ओ ग्रुप, सिंपल, जीरो नील, इसलिए याद रख लेंगे। अब क्या होता है, इनमें एंटीबॉडीज बनती हैं इन ब्लड ग्रुप्स में। तो ए वाले में एंटीजन ए है लेकिन ये अगेंस्ट किसके काम करता है, बी वाले के, इसलिए एंटी बी या बी टाइप की एंटीबॉडी बनती है। बी वाले में बी एंटीजन है, एंटी ए बी वाले में ए और बी दोनों एंटीजन है पर ये एंटीबॉडी किसी तरह का नहीं बनाता। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी की बात हो रही है, ऑल ओवर मत समझना बी वाला ए बी वाला कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता, क्या बनाता है, लेकिन ये ब्लड ग्रुप वाले की बात। ओ वाले पे कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी दोनों बनाता है। ठीक है, अब ये डोनर एक्सेप्टर ये दे रखे हैं, इसको अभी क्लियर करेंगे। यहाँ बात समझते हैं पहले, तो ये वाली बात समझ में आती है पूरी। अब सिंपल है सर, कौन डोनेट करेगा कौन नहीं करेगा, किसको कौन कर सकता है, इस बात को समझो। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जो डोनर होगा और जो रेसिपिएंट होगा दोनों की कहानी समझ लेना बस। सर डोनर का हमें देखना होता है एंटीजन और रेसिपिएंट की देखनी होती है एंटीबॉडी। बस ये देखना, ऑब्जर्व करना, डोनर में एंटीजन कौन सा है उसकी आरबीसी की सरफेस पर, और रेसिपिएंट में एंटीबॉडी। अगर ये दोनों सेम हैं तो वो ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज पॉसिबल है। क्लियर है? अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम आ रहे हैं, डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी, इफ बोथ आर सेम देन वी कैन से कि सर वो ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं। ठीक है, जैसे हम इसमें एक तरीका ले लेते हैं कि मान लो कोई पर्सन है उसका ए ब्लड ग्रुप है, कोई पर्सन है उसका बी ब्लड ग्रुप है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि सपोज ये पर्सन,
ठीक है, आप जनरली इसको मान के चलिए, सपोज़ ये पर्सन भाई साहब जो है ये आपको डोनेट कर रहे हैं, ये डोनर है और ये जो है रेसिपिएंट है। तो होपफुली आपको दिख रहा है ए ब्लड ग्रुप है तो उस पर एंटीजन कौन सा होगा सर, ए वाला होगा। बी ब्लड ग्रुप पर एंटीबॉडी कौन सी है सर, दिख रहा है आपको सामने, एंटीबॉडी यहाँ पे ए वाली है, एंटी ए मीन्स अगेंस्ट एंटी। अब यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी सेम है तो ए ग्रुप बी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, सिंपल कहानी है। अब कोई भी केस उठाइए, बस एंटीजन एंटीबॉडी देखना है, डोनर का एंटीजन, रेसिपिएंट का एंटीबॉडी ऑल ओवर, बस ये देखना है। अगर सेम है तो पॉसिबल नहीं है ट्रांसफ्यूजन। अब यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा ये यूनिवर्सल डोनर है सर, ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है किस बेस पे बोला जा रहा है सर, इस बेस पे बोला जा रहा है कि अगर मैं बात करूँ एक बार को यूनिवर्सल डोनर क्यों है सर, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो अगर ये किसी को भी ब्लड देगा तो सामने वाला एंटीबॉडी किसी भी ब्लड ग्रुप में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी एक्टिवेट नहीं होगी। मतलब ओ के पास एंटीजन है ही नहीं तो कोई भी एंटीबॉडी एक्टिवेट नहीं हो सकती, तो हर किसी को ब्लड दे सकता है, कोई अगेंस्ट नहीं है। ए बी वाला रेसिपिएंट क्यों है सर, कोई भी आ जाए अपने पास तो एंटीबॉडी नहीं है, तो जब आपके पास एंटीबॉडी नहीं है चाहे कोई सा भी एंटीजन आए क्या फ़र्क पड़ता है, एंटीबॉडी तो एक्टिवेट होनी नहीं है, तो रेसिपिएंट हो गया। आई होप क्लियर है बात कि भाई ये डोनर क्यों है, ये रेसिपिएंट क्यों है, ये क्लियर चीज़ कि आपको किस कंडीशन पे बात कर रहा हूँ मैं। अब इसमें क्या बात आती है कि सर इसमें आर एच ग्रुप का भी है, आर एच ग्रुप की कंडीशन भी है। व्हाट इज़ आर एच ग्रुप की कंडीशन, यहाँ पे अगर समझें आर एच ग्रुप क्या है, ये सामने आपके दिख ही रहा है, आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव। सर आर एच ग्रुप की क्या सिचुएशन है, सही सिंपल बात है, आर एच ग्रुप अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आर एच ग्रुप को अगर देख रहे हैं आप, तो आर एच ग्रुप की क्या सिचुएशन है। देखो सिंपली क्या बोल रहा है कि भाई कुछ फैक्टर है, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो आपका रीसेस मंकी जो हैं उनसे कुछ आर एच नाम के एंटीजन आए और उसको आरबीसी की सरफेस पर ऑब्जर्व किया गया और 80% ह्यूमन में आर एच पॉजिटिव या आर एच फैक्टर होता है। अब आप समझिए पहले कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। बात यहाँ पे बेटे ये हो रही है कि आरबीसी पे हमने पढ़ा कि हो सकता है ए वाला एंटीजन हो, किसी पे हो सकता है बी वाला एंटीजन हो, ठीक बात है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि आपका इसके अलावा भी आरबीसी पर एक अलग कंपोनेंट भी हो सकता है, वो है आर एच, ठीक है, वो भी एक एंटीजन है, उसका भी जीन वगैरह होगा, तो ये प्रोटीन्स होते हैं मेनली। तो ए बी के अलावा एक आर एच भी है और क्या बोला गया है 80% ह्यूमन बीइंग में है जी, मतलब मोस्टली सब पॉजिटिव वाले ही होते हैं, आर एच नेगेटिव वाले जिनके पास आर एच नहीं है। तो अब सिंपल बात समझिए कि अगर ए ग्रुप है वो हमने पढ़ा एंटीजन के बेस पर, उस पर अगर आर एच भी है तो ए विल बी ए पॉजिटिव, आर एच नहीं है तो ए नेगेटिव, बी वाला ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव, ओ वाला पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी वाला पॉजिटिव नेगेटिव, टोटल 8 ग्रुप हो गए। अब समझिए एक कहानी कि अगर कोई आर एच पॉजिटिव है और कोई आर एच नेगेटिव है तो आर एच पॉजिटिव वाला कभी आर एच नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि आर एच पॉजिटिव को आर एच नेगेटिव वाला एक एंटीजन की तरह आइडेंटिफाई करेगा और इसके खिलाफ एंटीबॉडी एक्टिवेट करेगा। ये मदर वाला केस है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, उसमें मिलता है कि अगर मदर आर एच नेगेटिव हो जाए, फीटस आर एच पॉजिटिव हो जाए, तो जब ब्लड मिक्स करेगा तो मदर के ब्लड ग्रुप को पता ही नहीं है, तो इसके खिलाफ क्या बना देगी, एंटीबॉडी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका आर एच बिल्कुल सिंपल सा क्राइटेरिया, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, आर एच बोल रहा हूँ उसी में, ठीक है, बस इस बेस पर है। अब आप समझिए जब कभी ब्लड डोनेशन वगैरह की बात होती है, मैंने क्या कहा, कोई पॉजिटिव किसी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, बाकी सब पॉसिबल है, नेगेटिव नेगेटिव को दे सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता, ये सिचुएशन ध्यान रखनी है। अच्छा, अब इसमें क्राइटेरिया कैसे फॉलो करने, अगर मैं लिख दूं कि कोई मान लो ओ पॉजिटिव है,
सर कोई बी नेगेटिव है तो इसको ब्लड डोनेशन जरा मुझे बताओ, ये पॉसिबल होगा अगर ओ वाला इसको ब्लड देना चाहे? देखो सिंपल सी बात समझो, यहाँ पर ओ वाले का सबसे पहले देखेंगे, वो जो पहला क्राइटेरिया देखा था, ओ वाले के पास कोई एंटीजन नहीं है, बी वाले के पास एंटीबॉडी बनती है, उसके हिसाब से तो। लेकिन हमें सबसे पहले देखना होता है RH वाला। अगर RH पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड दे नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। एक केस और लेता हूँ मैं, कोई A नेगेटिव है, कोई B पॉजिटिव है, और इसमें जो है A वाला मान लो इसको ब्लड दे रहा है, तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, ये बिल्कुल सही है, RH के बेस पर ओके है। बट हम थोड़ा सिचुएशन में आ जाएं वापस, जो हमने पढ़ा कि सर मान लो इसके पास दूसरी वाली यहाँ पर एंटीजन A वाला था, डोनर है क्योंकि एंटीजन देखेंगे, इसके पास एंटीबॉडी A वाली थी, ये ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्लियर बात, एकदम सिंपल है। RH देखते हैं पहले, फिर वो नॉर्मल जो केस पड़ा वो देखते हैं। अच्छा आगे चलिए भाई, O वाले में O यूनिवर्सल डोनर है बट O नेगेटिव वाला होगा, AB वाले में AB पॉजिटिव वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा। क्यों होगा सर, उसकी कंडीशन में बता देता हूँ आपको, किस बेस पर ये बोल रहे हैं कि ये वाला डोनर होगा, ये वाला रेसिपिएंट होगा। सर ये जो है, ये भाई साहब सारे पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है, सारे नेगेटिव्स को भी, इसीलिए यूनिवर्सल डोनर है। जबकि O पॉजिटिव, क्या पढ़ा हमने, पॉजिटिव वाला किसी नेगेटिव को ब्लड दे ही नहीं सकता, खत्म बात, तो यूनिवर्सल तो हो ही नहीं सकते आप। AB पॉजिटिव, इसके साथ क्या है सर, सारे नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है, सारे पॉजिटिव वालों से भी। अगर मैं यही कहूँ कि AB नेगेटिव, तो भाई AB नेगेटिव किसी भी पॉजिटिव वाले से ब्लड नहीं सकता, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कैसे हो गया? तो ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो यू कैन से कि यहाँ पे जो सिचुएशन है अपने पास, ये वाला यूनिवर्सल डोनर होगा और ये वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा। क्लियर है? दैट इज अबाउट RH और जो भी कंडीशन, ये ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है। क्लियर है? सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ इसके अंदर अगर आप सोचें तो। ठीक है, इसमें कंपैटिबिलिटी का क्वेश्चन आता है। फिर देखिए यहाँ पर एक डाउट और कि सर कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, ये बड़ा सारा मिक्सअप मार रखा है। मैं थोड़ा सा इसको पूरी लाइन को एक एक करके पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इसके अंदर बात करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। ये NCERT की लाइन को ही ज़रा रीड मार लेते हैं थोड़ा सा यार। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, यू नो when cut your finger yourself, your wound does not continue to bleed for a long time, ज़्यादा टाइम तक really the blood stops flowing after some time, कुछ देर बाद रुक जाता है। ठीक है, फिर डू यू नो वाई ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन, क्लोटिंग हो जाती है रिस्पॉन्स ट्रॉमा के या कोई भी चोट लगने पर। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस, यू वुड ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन, है ना, पैचेज बन जाते हैं डार्क रेडिश ब्राउन कलर के। फिर क्या बोल रहा है, इंजरी साइड पर इसको क्लोट या कोगुलम फॉर्म्ड बोलते हैं। नेटवर्क थ्रेड का फिब्रिन, ऐसे फाइबर होते हैं, बहुत सारे नेटवर्क बन जाते हैं, उसे फिब्रिन फाइबर बोलते हैं, पहली बात। फिर फिब्रिन्स जो होते हैं पहले इनएक्टिव होते हैं, फिब्रिनोजन, और वो प्लाज्मा से एक एंजाइम आता है थ्रोम्बिन, उससे एक्टिव होते हैं। थ्रोम्बिन्स जो होते हैं वो एक्टिव कब होते हैं, प्लाज्मा का प्रोथ्रोम्बिन वो एक्टिव होता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम काम करता है। ठीक है, ये सीरीज़ है पूरा, जिसको सीरीज़ ऑफ एंजाइम्स है कि एक एक करके एक एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे, तब वो रिएक्शन पूरी चलेगी। और आपका ये कास्केड प्रोसेस मीन्स लगातार चलने वाला प्रोसेस, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पहले एक स्टेप होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तब जाके कहीं क्लोटिंग प्रोसेस होगी। ऑल टोटल वी हैव 13 क्लोटिंग फैक्टर्स, हम लोगों ने पढ़ा है कभी क्लासेज में, 13 क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, वी हैव 13 क्लोटिंग फैक्टर्स, ऑल टोटल बोल रहा हूँ मैं। उनमें से 4 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, फिब्रिनोजन है, फिर दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, फिर तीसरा है आपका, यू कैन से, मैं इसको प्रॉपर ही लिख दूँ, आपका एक है फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसी को थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं, और चौथा है कैल्शियम आयन। इसके अलावा 9 फैक्टर और है जो सेकेंडरी होते हैं, मेन यही 4 फैक्टर हैं। कैसे काम करते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं।
जैसे इसको हम लोग यहाँ बढ़िया से समझते हैं चीज़ों को कैसे कैसे हो रहा है। देखो भाई क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से होगा सर, आपका टिश्यू जब डैमेज हुआ टिश्यू, तो वो रिलीज करता है एक एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज, क्लोटिंग फैक्टर थर्ड, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज को रिलीज करता है। अच्छा, ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको भाई 1 मिनट ऐसे देता हूँ। क्या बात हो रही है कि आपका पहले होता है जहाँ इंजरी होती है, डैमेज टिश्यू, ठीक है, वो रिलीज करता है थ्रोम्बोकाइनेज। अच्छा, इसको प्लेटलेट्स भी रिलीज करती हैं, 2 जगह से रिलीज होता है, प्लेटलेट्स के थ्रू भी, और कैल्शियम आयन आता है प्लाज्मा से। ये दोनों मिलकर, ये और कैल्शियम आयन, ये मिलकर एक इनएक्टिव होता है प्रोथ्रोम्बिन, सबसे पहले उसे कन्वर्ट करते हैं एक्टिव में, थ्रोम्बिन बोलते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं कि डैमेज टिश्यू ने थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज़ किया, प्लेटलेट ने थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज़ किया, कैल्शियम आयन आए प्लाज्मा से आते हैं और वो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पहला स्टेप हुआ, ये फर्स्ट स्टेप है, थ्रोम्बिन आ गया। अब क्या होता है आगे, अब भाई अगले स्टेप पे क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो जो ये अगला फैक्टर आता है फिब्रिनोजेन, ये पूरा प्रोटीन है, इस प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है, ये पूरा एक प्रोटीन है ऐसे लंबा सा, इसको थोड़े फाइबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, इसको फिब्रिन फाइबर्स बोलते हैं, फिब्रिन फाइबर्स है ना, धागों में तोड़ दिया, इसको काट दिया। फिब्रिनोजेन था, पूरी लंबी चेन थी और इसको धागों में काट दिया। किसने काटा, अभी सर जो बताया था, जो एक्टिव किया था आपने थ्रोम्बिन, उसने काटा, फाइबर आ गए। अब ये फाइबर जो हैं, सिंपली मैं कहूँ, नाउ दीज फाइबर्स फॉर्म आ नेटवर्क, और वो ब्राउन पैचेस बन के तैयार, और इस नेट से आपके ब्लड सेल्स बाहर आना बंद कर देते हैं, क्लोटिंग कंप्लीट। होपफुली क्लियर है, क्लोटिंग बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, क्लोटिंग का प्रोसेस, ये आपका क्लोटिंग है। ओके, होपफुली ये डन। थोड़ा सा एनसीईआरटी को भी रीड करेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा पूरा क्या है कोगुलेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसके अंदर दिखाया ना, देखो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे आपके सामने लिखा है कैल्शियम आयंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिल्कुल सर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अभी बताया। थ्रोम्बोकाइनेज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं इसे। क्या कर रहा है ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, इसे एक्टिव कर रहे हैं थ्रोम्बिन में। कौन कौन कर रहे हैं, कैल्शियम साहब और थ्रोम्बोकाइनेज। फिर थ्रोम्बिन किसको एक्टिव कर रहा है, एट द एंड थ्रोम्बिन का रोल कहाँ आएगा, थ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगा इनएक्टिव फिब्रिनोजन को, किस में, ये एक्टिव करेगा, दैट इज कॉल्ड एज फिब्रिन्स में, और वही फिर जाल बन जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस। ओके, चल ठीक है, थैंक यू।